सोचो, अगर सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा शहर जमीन के अंदर दफन होने वाला हो और तुम्हारी फैमिली उस शहर के दूसरे कोने में फंसी हो। आज की मूवी में अर्थक्वेक इतना पावरफुल होता है कि हाईवे टूट जाते हैं, स्काई स्क्रेपर्स गिर जाते और पूरी कैलिफोर्निया तबाह हो जाती है। लेकिन एक रेस्क्यू पायलट अपनी एक्स वाइफ और बेटी को बचाने के लिए इम्पॉसिबल मिशन पर निकलता है। और यकीन मानो, जो डिस्ट्रक्शन आगे देखने को मिलेगी वह हर 2 मिनट बाद तुम्हें सरप्राइज करेगी। तो बिना स्किप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंडिंग में सर्वाइवल का ऐसा सीन है जो किसी नाइटमेयर से कम। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया के पहाड़ों में, जहां एक जवान लड़की आराम से गाड़ी चला रही होती, लेकिन अगले ही पल ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरना शुरू हो जाते और एक बड़ा पत्थर सीधा विंडशील्ड से टकराकर उसमें दरार डाल देता है। लड़की संभल ही रही होती है कि अचानक पूरा पहाड़ ही धंसना शुरू हो जाता। हर तरफ से पत्थर और मिट्टी उसकी गाड़ी पर टूट पड़ते हैं। गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर सड़क के किनारे से सीधी खाई में गिर जाती। एक बार नहीं, 2 बार पलटने के बाद गाड़ी और भी गहरी खाई की तरफ फिसलती है। ऐसा लगता है अब इसका बचना नामुमकिन है, लेकिन किस्मत उसका साथ दे देती है। गाड़ी कुछ बड़े पत्थरों के बीच अटक जाती, मगर असली खौफ तब शुरू होता है जब वह बाहर झांक कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी गाड़ी सिर्फ कुछ पत्थरों के सहारे हवा में लटक रही। अगर एक भी पत्थर हिला तो सीधा मौत। इसी वक्त लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट का रेस्क्यू पायलट रे अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में उस लड़की को ढूंढने निकल चुका होता है। साथ ही एक जर्नलिस्ट उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है। कुछ देर बाद उन्हें वह लटकती हुई गाड़ी नजर आ जाती। रे फोन पर लड़की को बस एक ही बात कहता है, बिल्कुल मत हिलना। लेकिन डर के मारे जैसे ही वह हल्का सा हिलती है, गाड़ी दोबारा झूलने लगती है और उसकी चीख निकल जाती। रे हेलीकॉप्टर को इतनी खतरनाक जगह पर ले आता है जहाँ एक छोटी सी गलती सबकी जान ले सकती है। टीम का एक रेस्क्यूअर रस्सी के सहारे नीचे उतरता है ताकि गाड़ी को सिक्योर कर सके, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर का इंजन ओवरहीट होने लगता है और हवा में टिकना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही रेस्क्यूअर गाड़ी के पास पहुंचता है, घबराई हुई लड़की उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और गाड़ी एक बार फिर पूरी तरह हिल जाती। काफी मुश्किल के बाद गाड़ी को बांध दिया जाता, लेकिन तभी सब कुछ उल्टा पड़ जाता। गाड़ी फिसल जाती और रेस्क्यूअर उसके साथ ही फंस जाता है। ऊपर हेलीकॉप्टर भी जोर जोर से हिल रहा होता है और इंजन से वार्निंग आनी शुरू हो जाती। सिचुएशन देखकर रे खुद रस्सी पकड़कर नीचे उतरने का फैसला करता है। जब हेलीकॉप्टर से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तब रे गाड़ी तक पहुंचता है, जोर लगाकर दरवाजा तोड़ देता है और लड़की को बाहर खींच लेता है। अब बस एक ही प्रॉब्लम बची होती, रेस्क्यूअर अभी भी गाड़ी में फंसा हुआ होता है। पायलट तुरंत वह रस्सी काट देता है जो गाड़ी को पकड़े हुए थे। अगले ही पल गाड़ी गहरी खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाती, लेकिन इसी के साथ रेस्क्यूअर भी आजाद हो जाता है और रे लड़की को सुरक्षित हेलीकॉप्टर तक ले आता। उधर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर हेजिक लेक्चर दे रहे होते हैं। वह बताते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप अक्सर उन जगहों पर आते हैं जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती। इसी दौरान वह सैन एंड्रियास फॉल्ट का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि देर या जल्दी यहाँ एक ऐसा भूकंप जरूर आएगा जो कैलिफोर्निया का नक्शा बदल देगा। लेक्चर खत्म होते ही डॉक्टर पार्क उन्हें एक हैरान कर देने वाली खबर देते हैं। हूवर डैम के पास अजीब सीस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है। दोनों बिना देरी किए वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इधर रे घर पहुँचता है तो उसकी बेटी ब्लैक फोन करके कॉलेज के लिए कुछ सामान मांगती है जो घर पर ही रह गया होता है। रे उससे बात ही कर रहा होता है कि उसकी नजर एक लिफाफे पर पड़ती है। वह खोलता है और उसके अंदर डिवोर्स पेपर्स होते हैं। ये देखते ही उसका चेहरा उतर जाता। बाद में जब वह ब्लैक का सामान लेने उसके कमरे में जाता है तो उसकी नजर पुरानी फैमिली फोटोज पर पड़ती है, जिनमें उसकी वह बेटी भी होती है जो कुछ साल पहले मर चुकी थी। उधर हूवर डैम पर डॉक्टर हेज ऑन पार्क अपनी नई मशीन से भूकंप की एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे होते। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक मशीन की रीडिंग इतनी तेज हो जाती कि दोनों के होश उड़ जाते हैं और अगले ही सेकंड जमीन जोर से हिलना शुरू कर देती। हेज चिल्लाकर सबको भागने के लिए कहता, जबकि पार्क डैम के अंदर फंसा होता है और जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है। इसी बीच डैम टूटना शुरू हो जाता है। हर तरफ से कंक्रीट टूट रहा होता है, पत्थर गिर रहे होते हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। पार्क किसी तरह बाहर निकला, लेकिन उसकी नजर एक जख्मी लड़की पर पड़ी। चाहे उसकी अपनी जान खतरे में हो, फिर भी वह उस लड़की को छोड़कर भागना नहीं चाहता। वह उसे कंधे पर उठाता है और पूरी ताकत से दौड़ता है। उसके बिल्कुल पीछे पूरी जमीन टूट रही होती, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है। वह लड़की को जोर से हेज की तरफ उछाल देता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पैर में लोहे की मोटी सरियां घुस चुकी है। अब उसका बचना नामुमकिन है। हेज उसे बचाने की कोशिश करती, लेकिन पार्क सिर्फ एक बात कहता है, लड़की को लेकर भाग जाओ। अगले ही पल हूवर डैम पूरी तरह टूट जाता है और पानी का खौफनाक सैलाब पार्क को अपने साथ बहा ले जाता है। इसी दौरान रे को इमरजेंसी कॉल मिलती है कि कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है और उसे तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करना। लेकिन उससे पहले वह ब्लैक का सामान देने पहुंचता है। वहीं उसकी
मुलाकात अपनी एक्स वाइफ एमा और उसके नए पार्टनर डैनियल से होती। एमा बताती है कि अब वह डैनियल के साथ शिफ्ट होने वाली। यह सुनकर रे अंदर ही अंदर टूट जाता, लेकिन अपने इमोशंस छुपाते हुए वह काम का बहाना बनाता है और वहाँ से निकल जाता। कुछ घंटों बाद ब्लैक डैनियल के साथ उसके ऑफिस पहुंचती है। डैनियल अंदर मीटिंग के लिए चला जाता है, जबकि ब्लैक वेटिंग एरिया में बैठ जाती। वहीं उसकी मुलाकात बेन और उसके छोटे भाई ऑनली से होती और कुछ ही देर में तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती। इसी दौरान डॉक्टर हेज का इंटरव्यू वही जर्नलिस्ट ले रहा होता है जिसने कुछ देर पहले रे से बात की थी। हेज बताता है कि डॉक्टर पार्क अपनी जान गंवाने से पहले यह साबित कर चुके थे कि उनका नया सिस्टम भूकंप का पहले से अंदाजा लगा। लेकिन इंटरव्यू अभी चल ही रहा होता है कि तभी हेज के स्टूडेंट्स घबराए हुए दौड़ते हुए आते हैं। उनके पास सैन एंड्रियास फॉल्ट की नई रीडिंग्स होती हैं। हेज तुरंत कंप्यूटर पर कैलकुलेशंस शुरू कर देता है। जैसे जैसे नंबर सामने आते हैं उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। फिर वह कैलिफोर्निया का मैप खोलता है और सिर्फ एक लाइन खींचकर समझ जाता है कि पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट किसी भी वक्त एक्टिवेट होने वाला, यानी कैलिफोर्निया की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक अब सिर्फ कुछ ही पल दूर है। उधर लॉस एंजलिस में एमा डैनियल की बहन के साथ लंच कर रही होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता, लेकिन डैनियल की बहन अचानक एमा की मर चुकी बेटी का जिक्र छेड़ देती और उससे बेहद बदतमीजी से सवाल पूछने लगती। एमा कुछ कह पाए उसे पहले रे का फोन आ जाता है। रे सुबह के अपने रवैये के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक रेस्टोरेंट की मेजें जोर जोर से हिलने लगती। पहले सब लोग इसे छोटा सा झटका समझते, मगर अगले ही सेकंड पूरी बिल्डिंग जोर से कांप उठती है। इसी वक्त रे हेलीकॉप्टर से लॉस एंजलिस की तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने पूरा हाईवे टूटकर नीचे गिरने लगता है। रे तुरंत एमा को फोन करता। वह सिर्फ एक बात कहता है, जो भी हो सीधा छत पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। डॉक्टर हेज के ऑफिस में भी अफरा तफरी मच चुकी होती है। सब लोग मेजों के नीचे छुप जाते हैं, जबकि उनका मॉनिटरिंग सिस्टम एक और डरा देने वाली बात दिखाता है। ये अर्थक्वेक हूवर डैम वाले भूकंप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। और सबसे बुरी खबर ये होती है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है और तबाही की लहर सीधा सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ रही है। उधर ब्लैक और डैनियल ऑफिस से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन अर्थक्वेक वहाँ भी पहुंच जाता है। डैनियल तुरंत ड्राइवर को चिल्लाकर कहता है, गाड़ी निकालो अभी। ड्राइवर पूरी स्पीड से पार्किंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा पार्किंग स्ट्रक्चर उनके आसपास टूटना शुरू हो जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी जमीन बीच से फट जाती है। गाड़ी सीधी उस खुले हुए गड्ढे में गिर जाती और सामने की दीवार से टकराकर बुरी तरह फंस जाती। इससे पहले कि कोई संभल पाए, एक भारी लोहे की बीम ऊपर से गिरती है। ड्राइवर की वहीं मौत हो जाती है और ब्लैक के पैर सीट के नीचे बुरी तरह फंस जाते हैं। डैनियल पूरी ताकत लगाकर ब्लैक को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती। हर सेकंड के साथ बिल्डिंग और टूट रही। आखिरकार डैनियल घबरा कर कहता है, मैं मदद लेकर आता हूँ, और वह ब्लैक को वहीं छोड़कर भाग जाता है। ऊपर पहुंचते ही डैनियल को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। वह उससे ब्लैक के बारे में बताता है, लेकिन उसी पल बिल्डिंग की छत टूटकर सीधा उस सिक्योरिटी गार्ड पर गिर जाती। ये देखते ही डैनियल के होश उड़ जाते। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या वापस जाकर ब्लैक को बचाए या अपनी जान बचाए, और वह अपनी जान बचाना चुन लेता। लेकिन उसे पता नहीं होता कि बेन और ऑनेली उसकी पूरी बात सुन चुके और दोनों बिना सोचे ब्लैक को बचाने के लिए नीचे जाने का फैसला कर लेते। उधर रे हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए लॉस एंजलिस के ऊपर पहुंचता है। उसकी आंखों के सामने हॉलीवुड का मशहूर साइन टूटकर गिर रहा होता है। हर तरफ आग, धुआं और गिरती हुई स्काईस्क्रेपर्स नजर आ रही होती। पूरा शहर कुछ ही मिनट में जंग का मैदान बन चुका होता है। रेस्टोरेंट के अंदर लोग घबरा कर हर तरफ भाग रहे होते हैं। एमा एक दरवाजा खोलती है, लेकिन उसके सामने जमीन गायब होती। एक आदमी उसी पल उस गड्ढे में गिरकर मर जाता। इसी बीच किचन में जबरदस्त धमाका होता है। आग पूरे रेस्टोरेंट में फैलने लगती। एमा तुरंत समझ जाती है, अगर बचना है तो सिर्फ छत तक पहुंचना होगा। वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ती, जबकि बाकी लोग नीचे की तरफ भागकर और भी बड़े खतरे में फंस जाते हैं। जैसे ही एमा बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है, उसके पैरों के नीचे का फर्श अचानक टूटना शुरू हो जाता। वह संभलने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल पूरा हिस्सा भर-भरा कर नीचे गिर जाता। एमा भी मलबे के साथ कई मंजिलें नीचे जा गिरती। जोरदार टक्कर की वजह से उसके सिर से खून बहने लगता है और कुछ देर के लिए उसे कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन हार मानना उसने कभी नहीं सीखा होता। वह दर्द से कराहते हुए दोबारा उठती है और गिरते हुए मलबे के बीच चढ़कर वापस छत की तरफ बढ़ने लगी। इसी दौरान रे हेलीकॉप्टर लेकर उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच चुका हो। आखिरकार उसकी नजर एमा पर पड़ जाती है, लेकिन उसी वक्त छत का एक हिस्सा जोर से फट जाता है और आग भड़क उठ। रे हेलीकॉप्टर को मुश्किल से कंट्रोल करता है और रेस्क्यू बास्केट नीचे गिरा देता है। एमा अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ दौड़ती। बीच रास्ते में जमीन बार बार टूट रही होती, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में वह हवा में छलांग लगाकर बास्केट को पकड़ लेती है और अगले ही सेकंड पूरा रूफ टॉप उसके पीछे गिर जाता है। रे तुरंत उसे ऊपर खींच लेता है
लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई होती। एक बहुत बड़ी स्काईस्क्रेपर उनकी तरफ गिरने लगी। उसका मलबा हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। हेलीकॉप्टर हवा में बेकाबू हो गोल गोल घूमने लगता है। एक दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब रे भी बच नहीं पाएगा, लेकिन अपने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से वह किसी तरह हेलीकॉप्टर को दोबारा कंट्रोल कर लेता है और गिरती हुई इमारतों से बचकर वहां से निकल जाता है। उधर सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक को मलबे के बीच अपना फोन मिल जाता है। वह तुरंत रे को कॉल कर, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर होता है। वह सिर्फ इतना ही बता पाती है कि वह फंसी हुई है और कॉल बीच में ही कट जाती। रे बिना एक सेकंड घंवाए एमा से कहता है, हम सीधा ब्लैक के पास जा रहे हैं। इधर ब्लैक की हालत और खराब होती जा रही, उसके ऊपर लगातार और मलबा गिर रहा हो। इसी बीच बेन और ओनली वापस उसके पास पहुंच जाते। दोनों एक लोहे का बड़ा डंडा उठाकर बीम हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही बीम हिलती है ऊपर से और ज्यादा कंक्रीट टूटकर गिरने लगता है। अब लगता है ब्लैक को बचाना नामुमकिन है। तभी बेन की नजर गाड़ी की पिछली डिक्की पर पड़ती है। वह उसे खोलता है और अंदर से एक कार जैक निकाले। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। वह जैक लगाकर बीम को उठाने लगता है, लेकिन बीम सिर्फ कुछ इंच ही ऊपर उठती है। इतनी जगह ब्लैक को निकालने के लिए काफी नहीं होती। बेन तुरंत दूसरा प्लान बनाता। वह गाड़ी के टायर्स की हवा निकाल देता है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी और नीचे बैठती है, ब्लैक के पैर आजाद हो जाते हैं। बेन और पल्ली उसे तुरंत बाहर खींच लेते और अगले ही पल वही भारी बीम पूरी ताकत के साथ गाड़ी को कुचल देती। अगर ब्लैक एक सेकंड भी देर करती तो उसका बचना नामुमकिन था। इसी दौरान डॉक्टर हेज और उसकी टीम नए डेटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट सामने आता है वह पहले से भी ज्यादा खौफनाक होता है। हेज तुरंत जर्नलिस्ट से कहता है कि उसे मीडिया स्टेशन ले चले, क्योंकि अब हर सेकंड कीमती है। दोनों दौड़ते हुए ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, कुछ स्टूडेंट्स की मदद से वह लाइव ट्रांसमिशन तक पहुंच जाते हैं। कैमरा ऑन होते ही जर्नलिस्ट डॉक्टर हेज का परिचय करवाता है। हेज सीधा कैमरा की तरफ देखकर कहता है, सबसे बुरा वक्त अभी आना बाकी है। वह बताता है कि पहला अर्थक्वेक सिर्फ शुरुआत, अगला झटका 9.5 मैग्नीट्यूड या उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है और उसका असर सिर्फ कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं रहेगा। इसीलिए वह सैन फ्रांसिस्को के हर इंसान को तुरंत शहर छोड़ने की वार्निंग देता। उधर ब्लैक, बेन और ओनली बिल्डिंग से बाहर निकलते। हर तरफ चीखें, धूल और तबाही का मंजर। काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार जमीन का हिलना रुक जाता, लेकिन उनके पास रे से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं होता। तब ब्लैक को अपने फादर की एक बात याद आती, इमरजेंसी में हमेशा पुराना लैंडलाइन फोन ढूंढना। तीनों तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की तरफ भागते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना फोन मिल ही जाता है। ब्लैक रे को कॉल कर और सबसे पहले बताती है, डैनियल मुझे छोड़कर भाग गया। ये सुनकर एमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रे ब्लैक को कहता है कि वह किसी भी तरह क्वाइट टॉवर पहुंच। वह उससे वादा करता है, मैं तुम्हें वहां से जरूर ले जाऊं। फोन कटने के बाद बेन अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, जबकि एमा गुस्से में डैनियल के वॉइसमेल पर सिर्फ एक मैसेज छोड़ती है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं। उधर डैनियल दूसरे बचे हुए लोगों के साथ सड़क पर भाग रहा होता है। तभी एक और आफ्टर शॉक आता, एक पूरी बिल्डिंग उसके पीछे गिर जाती। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्के देने लगे। डैनियल भी बिना पीछे देखे भीड़ को धक्का देता हुआ भागता रहता है, सिर्फ अपनी जान बचाने। इसी वक्त रे का हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके एयरपोर्ट के पास पहुंचता है, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर का एक इंजन जोर से फट जाता है। वार्निंग अलार्म बजने लगते हैं। रे तुरंत समझ जाता है अब असली मुश्किल शुरू होने वाली। अब हेलीकॉप्टर को हवा में रखना नामुमकिन है, लेकिन नीचे पूरा एयरपोर्ट तबाह हो चुका होता है। रनवे टूट चुके होते हैं और हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा होता है। रे हेलीकॉप्टर को कभी ऊपर और कभी नीचे ले जाकर किसी तरह कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। आखिरकार वह इमरजेंसी लैंडिंग कर देता है। हेलीकॉप्टर बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से रे और एमा जिंदा बच जाते हैं। अब सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, गाड़ी। दोनों एक छोटा एयरक्राफ्ट ढूंढते हैं और रे अपनी फ्लाइंग स्किल्स की मदद से उसे उड़ा लेता है। उधर ब्लैक, बेन और ओनली क्वाइट टॉवर की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन तभी डॉक्टर हेज की वार्निंग सच साबित होने लगी। जमीन दोबारा हिलना शुरू हो जाती और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ सैन फ्रांसिस्को का पूरा शहर आंखों के सामने टूटने लगता है। रोड्स बीच से फट जाती हैं, ब्रिज गिरने लगते हैं और ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह धड़ाधड़ गिरती चली जाती। हर तरफ सिर्फ चीखें और तबाही होती। इसी दौरान रे और एमा एयरक्राफ्ट से शहर के ऊपर पहुंचते हैं। नीचे का मंजर देखकर दोनों सन्न रह जाते। पूरा सैन फ्रांसिस्को मलबे में बदल चुका हो। किसी तरह क्वाइट टॉवर के पास लैंडिंग करता है और कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात ब्लैक से हो जाती। बाप बेटी एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते, लेकिन उनके पास इमोशनल होने का वक्त नहीं होता, क्योंकि असली खतरा अभी बाकी होता है। डॉक्टर हेज की प्रेडिक्शन का आखिरी हिस्सा सच हो जाता है। पैसिफिक ओशन के नीचे आई जबरदस्त अर्थक्वेक की वजह से एक विशाल सुनामी पैदा हो चुकी और वह सीधा सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ रही होती है। हर तरफ इमरजेंसी सायरन बजने लगते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगते। सबको लेकर एक मोटर बोट तक पहुंच जाता है। सब सोचते हैं कि अब वह
अब बच गए हैं। लेकिन तभी सामने से कई मंजिलों जितनी ऊंची पानी की दीवार उनकी तरफ आती नजर आती। ये सुनामी इतनी बड़ी होती कि उसके सामने पूरा शहर छोटा लगता। रे तुरंत बोट को समुंदर की तरफ मोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर यह लहर किनारे के पास टकरा गई तो उनका बचना नामुमकिन होगा। बोट पूरी स्पीड से लहरों की तरफ बढ़ती है। हर सेकंड के साथ सुनामी और करीब आती जा रही होती। ऐसा लगता है जैसे मौत उनका पीछा कर रही हो। आखिरकार वह उस विशाल लहर के बिल्कुल सामने पहुंच जाते। एक पल के लिए सब अपनी आंखें बंद कर लेते और अगले ही सेकंड बोट सीधा उस लहर के अंदर घुस जाती। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता। बोट कभी ऊपर उछलती है, कभी नीचे डूबने लगती, लेकिन रे हिम्मत नहीं हार। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह बोट को कंट्रोल करता रहता है। कुछ देर बाद बोट आखिरकार लहर के दूसरी तरफ निकल आती। सबकी जान में जान आ जाती, लेकिन तबाही अभी भी खत्म नहीं हुई होती। शहर में बाढ़ आ चुकी होती। एक विशाल कार्गो शिप अपना कंट्रोल खो बैठ और सीधा उस बिल्डिंग से टकरा जाती। पूरा स्ट्रक्चर टूटकर पानी में गिर जाता है। डैनियल उसी मलबे के साथ डूब जाता, जबकि रे किसी तरह ब्लैक, एमा, बैन और ओनली को बचाकर निकाल लेते। कुछ वक्त बाद रेस्क्यू टीमें पूरे इलाके में पहुंच जाती। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाता है। डॉक्टर हेज दूर से तबाह हो चुके सैन फ्रांसिस्को को देखता है। उसकी प्रेडिक्शन सच साबित हो चुकी होती। पूरा कैलिफोर्निया हमेशा के लिए बदल चुका होता। आखिर में रे, एमा और ब्लैक एक साथ खड़े होते हैं। इतनी बड़ी तबाही के बाद उन्हें एहसास होता है जिंदगी में सबसे कीमती इमारतें या पैसा नहीं बल्कि अपने लोग होते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती।